चले विद फुल जोश। लेट अस स्टार्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेटल नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कार्बन कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, बट मेरा मानना अलग है। कार्बन कंपाउंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल, क्योंकि यहां से सवाल बहुत आ रहे हैं। वेटेज देखो इस चैप्टर का उठाकर, तुम बोलोगे भैया कितने कितने सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं मेटल नॉन मेटल होते क्या है। सबसे पहले मेटल कौन होता है? मेटल वो होता है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को देता है। मेटल है बड़ा ही अच्छा आदमी, वो कहता है भैया मेरे से तुम इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं दे दूंगा, है ना। हमेशा मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को देता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, तो क्या बनता है वो? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है। नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल वो होते हैं जो कि भैया बेकार आदमी है, वो कहते हैं भैया मुझे दो तुम इलेक्ट्रॉन, मैं नहीं दूंगा किसी पे। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो कौन कहलाता है? वो कहलाता है आपका नॉन मेटल। ठीक है, मेटल ये होता है, नॉन मेटल होता है। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें चल रही हैं। अब पढ़ते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज से सवाल आ जाता है। देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी है हार्डनेस। मेटल कैसा होता है? टफ होता है क्या? हाँ भैया होता है ना भैया। कॉपर, आयरन, ये सब क्या है? मेटल, टफ होता है। बट नॉन मेटल टफ नहीं होता। बट यहां पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या होती है? एक्सेप्शन तुम्हारे ग्रुप का वो दोस्त जो कि चुपचाप पढ़ रहा है, बता नहीं रहा, एग्जाम निकलते हैं अब यार ये तो टॉप कर गए, तो हमारे साथ रहता था, वो एक्सेप्शन। तो सिमिलरली मेटल्स के अंदर एक्सेप्शन क्या होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है तो मेटल, बट हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है। और देखते हैं नॉन मेटल के अंदर, तो नॉन मेटल के अंदर आप देख सकते हो डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है, बट बहुत ज्यादा टफ होता है, आपने देखा होगा। उसके अलावा देखते हैं लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइन, कितना ज्यादा शाइनी है। तो मेटल आपने देखे मेजरली शाइनी होते हैं, जबकि नॉन मेटल नहीं होते शाइनी। नॉन मेटल नहीं होते, बट कुछ नॉन मेटल है जैसे कि आयोडीन, ग्रेफाइट, ये बड़े शाइनी होते हैं। आगे देखते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, बेटा इन दोनों टर्म्स को ध्यान से समझ लो। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी होती है कि प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू गेट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। जो नॉर्मल पतली पतली शीट्स होती है ना यार, अभी बच्चे अभी तक इतना टाइम कैसे लगा रहे हैं आने वाने में? थोड़ा जल्दी आ जाया करो तुम यार, मतलब तुम चले गए तो तुम इतना टाइम लगाओगे आने में। सुनो, मेलेबिलिटी, हथौड़े से मारो और थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट करो, वो क्या कहलाती है? मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? मटेरियल को वायर्स के अंदर कन्वर्ट करना। किसके अंदर? एक वायर के अंदर कन्वर्ट कर, वो क्या कहलाई? वो हो गई आपकी डक्टिलिटी। अब जो मेटल्स होते हैं ना, वो तो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो आपके मेटल्स हैं वो मेलेबल होते हैं, मतलब उनको मारोगे तो थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। आयरन को मारो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर को मारो कन्वर्ट हो जाएगा। बट एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है? मरकरी। मरकरी बेचारा वो कहता है कि भैया यार मैं नहीं हो पाऊंगा कन्वर्ट, क्योंकि मरकरी तो मेजरली लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होते। अगला देखते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में सारे एलिमेंट डक्टिलिटी शो करते हैं, सारे मेटल्स शो करते हैं, बट यहां पर भी एक्सेप्शन, मरकरी आपका हो रहा है। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। अब है आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कौन ज्यादा करता है? ऑब्वियस सी बात है, जितने मेटल आप देखोगे वायर किसके होते हैं? मेटल के होते हैं। कॉपर के वायर लग रहे होते हैं हमारे घर के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका मेटल है वो हमेशा गुड कंडक्टर होता है। बट जो आपके नॉन मेटल है वो पुअर कंडक्टर होता है। बट यहां पर भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। आगे देखते हैं हीट कंडक्शन। अब जो आपके मेटल्स होते हैं ना, वो हीट भी बड़ी तेज कन्वर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है ना जो हीट, बड़े प्यारे तरीके से करते हैं। बट यहां पर भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? आपके लेड, मरकरी, बिस्मिथ। देखो सारे एक्सेप्शन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट याद करके रखो, जैसे कि हार्डनेस का कर लिया, मेलेबिलिटी का कर लिया, डक्टिलिटी का कर लिया, इस पे सवाल आ जाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्या है अपना, जो नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं आपके वो हीट कंडक्ट नहीं करते, बट जो आपका डायमंड है वो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी प्रॉपर्टीज हो गई, है ना। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है मेटल्स का, बट जो नॉन मेटल्स हैं इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। बट यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, क्या? डायमंड। डायमंड क्लास का वो बच्चा है जो कि सबको लग रहा है नहीं पढ़ रहा, बट ये पढ़ रहा है, ये बता नहीं रहा, सारी प्रॉपर्टीज मेटल की दिखा रहा है, बट बोल नहीं रहा कि भैया ये चुपचाप पढ़ रहा है। आगे देखते हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो सबसे पहले हमारे पास किसकी? पहले हमारी मेटल्स की। ये मेटल्स की लाइन है, नॉन मेटल्स की। मेटल्स के अंदर आउटर मोस्ट शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो होता है, तीन होता है, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर कितने होते हैं? 5, 6, 7। ये आपको पता होगा, वैलेंसी आपने पढ़ी होगी क्लास 9 के अंदर। फिर मैं भूल गया कि तुमने तो 9th क्लास में पढ़ाई नहीं करी, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। देखो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। मेटल्स बढ़िया आदमी है, इलेक्ट्रॉन देते हैं। और ये क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये कैसे होते हैं?
इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। आगे देखते हैं, अगला है ऑक्साइड टाइप। ध्यान से समझना, ये मैं अभी बता चुका हूं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल का कोई भी ऑक्साइड हो, चाहे वो NO2 हो, CO2 हो, सबके सब क्या होंगे, एसिडिक। ठीक है, याद रखेंगे इसको, है ना, एकदम क्लियर कर लेंगे। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया कुछ मेटल ऑक्साइड्स ना सिर्फ बेसिक नहीं होते, कुछ ना भैया एसिडिक भी होते हैं, उसको पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। आगे देखते हैं, ये जो है मेटल्स, ये हमेशा कैटायन फॉर्म करते हैं और ये हमेशा एनायन फॉर्म करते हैं। ये सारी की सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ रिएक्शंस देखते हैं। पहली रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कुछ प्यारी प्यारी रिएक्शन देखते हैं ना। अब कुछ बच्चे तो अब आ रहे हैं, इनको अब होश आ रहा है, अरे यार हम तो वहां पर चले गए थे खाना खाने, यार भैया यार आपने तो शुरू कर दी है ना, तो मैंने जब टाइम दिया था लेट क्यों आ रहे हो। देखो पहली रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या बोलती है कि जो मेटल्स होते हैं ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मैं एक बढ़िया एक टेबल दिखा रहा हूं आपको, ये टेबल देखना बेटा, ये टेबल देखो। ये टेबल क्या है, ये टेबल ये है कि भाई देखो सोडियम पोटेशियम, ये देखो ये टेबल का ऑर्डर है, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, याद आ गया, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, ज़ेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर, ऑडी, वही वाला ऑर्डर है। तो जो अपर वाले एलिमेंट्स है ना जो हाईली रिएक्टिव है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं ना तो बड़े ही तेज तरीके से जलते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, बर्स्ट करते हैं, है ना। इसी वजह से बोलते हैं कि जो सोडियम है उसको मॉइस्चर के कांटेक्ट में मत आने दो, उसको एयर के कांटेक्ट में मत आने दो, उसको छुपा के रखो, क्योंकि अगर वो कांटेक्ट में आ गया ब्लास्ट। ठीक है, ज्यादा ब्लास्ट नहीं होता, मतलब ऐसे जलता है, वो थोड़ा बहुत जलता है। ठीक है, अगला देखते हैं आयरन। आयरन जो होता है ना, आयरन वो थोड़ा बहुत धीरे 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 अगर ऑक्सीजन उस पर दोगे, बर्न करोगे तो धीरे 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 जलता है आयरन। उसके अलावा जो नीचे जो लो रिएक्टिव है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये रिएक्ट ही नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। जो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते, हाईली रिएक्टिव रिएक्ट करते हैं। और कैसे रिएक्ट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, बर्स्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आई होप ये एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो बच्चे सवाल पूछ रहे थे वो ये आ गया सवाल, जो कि है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। देखो कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कि बेसिक भी नेचर में होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, दोनों हैं। ये बोलते हैं भैया हम तो बैक बेंचर भी बन जाएंगे, हम तो टॉपर भी बन जाएंगे, तो ये दोनों की भूमिका को निभाते हैं और इनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वो क्या होता है, वो होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक और एलिमेंट होता है, एक और मेटल होता है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो करता है। एक बार तुम कमेंट में करोगे, मैं देख लूंगा, बताएं, देख लेते हैं, अभी बुद्धि चेक कर लेते हैं तुम्हारी, बताएं, बताओ भाई बताओ, क्या कर रहे हो, अलग अलग आंसर लिख रहे हैं, बिल्कुल सही, जिंक। जिंक के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं। अगला है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल का रिएक्शन देख लेते हैं वाटर के साथ। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर आ रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। देखें पहली चीज, कुछ एलिमेंट्स जो कि हाईली रिएक्टिव हैं, जैसे कि कौन कौन से आपके, सोडियम, पोटेशियम, ये जो एलिमेंट्स है ना ये ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर लेते हैं। अगर इनके ऊपर तुम ठंडा पानी पे डालोगे ना सोडियम पे, तो ये रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, तो याद रखना सोडियम पोटेशियम जो होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। जब भी ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड, याद रखेंगे। और हीट रिलीज होती है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड, और ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। जबकि अब आप बात करो कैल्शियम की, कैल्शियम है तो रिएक्टिव बट पोटेशियम से थोड़ा कम है। तो जब कैल्शियम रिएक्ट करता है ना तो पानी के साथ तो वो भी रिएक्ट कर लेता है, ठंडे पानी के साथ ही कर लेता है, बट उसका जो रिएक्शन है वो ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा उसमें हीट निकले, थोड़ी बहुत हीट उसके अंदर रिलीज हो रही होती है। और वो भी क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। याद रखना, मैं एक जगह पर गौर बता रहा हूं आपको, बार बार बोल रहा हूं, क्या, हाइड्रोक्साइड। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं और हीट एनर्जी रिलीज हो रही है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब और नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। जब हम और नीचे आए तो जैसे कि हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम ने क्या बोला, मैग्नीशियम ने बोला कि भैया मैं ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करूंगा, तुम करते होगे, मैं तो नहीं करूंगा। तो मैंने पूछा किससे रिएक्ट करेगा तू, तो मैग्नीशियम ने बोला मुझे चाहिए गर्म पानी, हॉट वाटर चाहिए। तो हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, ठीक है, और वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, H2, और हीट निकलती है। नीचे और नीचे आते हैं। अब जब हम और नीचे गए
तो जो और लो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं ना, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, इन्होंने बोला कि हम तो भाई ना ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे ना गर्म पानी के साथ। तो मैंने पूछा भाई तुम किससे करोगे? तो उन्होंने बोला हमें स्टीम चाहिए, हमें स्टीम चाहिए। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, और याद रखना ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, क्या बना रहा है? Al2O3। आई होप ये विजिबल है। क्या बना रहा है? Al2O3, Al2O3। और सिमिलरली आयरन क्या बना रहा है? Fe3O4। समझ पा रहे हो? जो अपर वाले एलिमेंट्स थे हाईली रिएक्टिव, वो क्या बना रहे थे? हाइड्रोक्साइड। ये क्या बना रहे हैं? ऑक्साइड्स। सवाल आएगा क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो वो क्या करते हैं कि बनते तो वो भी पहले ऑक्साइड में ही है, उसके बाद जो पानी होता है उससे वो वापस से रिएक्ट कर जाते हैं और वो क्या बना लेते हैं? हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। बल्कि जो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं? वो सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं, वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते। इस बात को आपको याद रखना है। बार बार इसलिए बोला क्योंकि इस पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और सवाल आता है कि जो टॉप एलिमेंट्स होते हैं वो तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और ये ऑक्साइड बनाते हैं, ऐसा क्यों? समझा दिया। चलिए, उसके अलावा जो अपने और लो रिएक्टिव है ना, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनियम, वो तो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको हम बोलते हैं एक्वा रीजिया। यहां पर बेटा स्टार मार्क कर लेना, एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या होता है? एक्वा रीजिया इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड। दो एसिड का मिक्सचर है। कौन सी दो एसिड है? एक तो है आपकी HCl और एक है आपकी HNO3। ठीक है, किस रेशियो में? 3:1 में। बेटा ये चीजें ना याद होनी चाहिए, सवाल आता है व्हाट इज एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या है? दो एसिड का मिक्सचर है। पहली क्या है? HCl और क्या है? HNO3। HCl का रेशियो है 3 और इसका रेशियो है 1, तो रेशियो क्या होगा? 3:1 के अंदर इनको मिक्स किया जाता है। अब इनका काम क्या है? ये जो हम बनाते हैं ना एक्वा रीजिया, ये बड़ी पावरफुल होती है, ताकतवर होती है। तो ये ना गोल्ड, जो आपका जो सोना होता है, सोने को पिघलाने और जो सोने को जो कर्व्स वगैरह देने होते हैं उसके बड़े काम आता है ये वाला एसिड एक्वा रीजिया। तो बेसिकली जो हाईली नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनियम, वहां पर यूज किया जाता है क्या? एक्वा रीजिया का सॉल्यूशन, जिसके अंदर HCl HNO3 किस रेशियो में? 3:1। क्या चीज क्लियर? क्या चीज क्लियर? एक बार हाँ या ना कर दें, एक बार हाँ या ना कर दें। जूम करूं? बेटा वो पढ़ नहीं पाओगे तुम, मैंने बता तो दिया अब यार, है ना, मैंने बता तो दिया तुम्हें, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? क्लियर? क्लियर? बताएं, है ना? चलिए, अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट क्या आता है? ध्यान से देखना। मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड, ये रिएक्शन मैंने आपको बताई थी। मेटल्स हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हमें पता है यार, एक तो नमक बनता है और एक तो क्या बनता है हमारा? हाइड्रोजन गैस। बट एक एसिड है जो कि है क्लास का गुंडा, और उसने बोला कि सुन, मैं जो हूं ना, मैं जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करूंगा तो मैं तो नहीं बनाऊंगा हाइड्रोजन गैस। तो मैंने पूछा भाई तू क्यों नहीं करेगा ऐसा? तो उस गैस ने बोला क्योंकि मैं हूं, उस एसिड ने बोला मैं हूं हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान समझना, उस एसिड ने बोला मैं हूं हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैं हाइड्रोजन नहीं बनाऊंगा, मैं हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दूंगा और इस हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर दूंगा? पानी में कन्वर्ट कर दूंगा। मैंने कहा यार बढ़िया है। तो मैंने पूछा तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम बताया। क्या? उसने अपना नाम बताया HNO3। क्या नाम बताया? HNO3। तो याद रखना HNO3 है क्लास का गुंडा, जो कि ये बोलता है कि भाई सुन, मैं नहीं देता हाइड्रोजन, मैं कर देता हूं हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज और मैं पानी डायरेक्टली कर देता हूं। बट जैसे कि तुमने कहानियों में सुना होगा, अगर एक शेर है तो एक सवा शेर भी होता है। तो भाई गुंडा बन रहा था HNO3, तो अब दो एलिमेंट आए और उन्होंने बोला कि ये कैसे नहीं देगा भाई हाइड्रोजन, जब सब हाइड्रोजन दे रहे हैं। तो वो दो गुंडे कौन थे? वो दो गुंडे थे आपका, पहला था मैग्नीशियम Mg और दूसरा है मैंगनीज Mn। एक है Mg, यहां पर लिख देता हूं अगर वहां दिख नहीं रहा हो तो, Mg और Mn, मैग्नीश और मैग्नीज। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला भाई ऐसे कैसे नहीं देगा हाइड्रोजन। तो जब भी रिएक्शन इन दोनों एलिमेंट के साथ होता है ना HNO3 का, तो तब तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक कहानी है जो कि आई होप आपको समझ आ गई होगी कि HNO3 गुंडा बन रहा था, बट दो गुंडे और आ गए। कौन कौन से? मैग्नीशियम और मैंगनीज। इन्होंने बोला भैया ऐसे कैसे, हमसे रिएक्शन होगा तो H2 गैस देनी पड़ेगी। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आए, मेरे हिसाब से उसमें आया था MCQ के अंदर, MCQ के अंदर बहुत बार सवाल आया। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं।
एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। बताएं, एक बच्चा लिख रहा है भैया पापा आ गए सुन के, गुंडों की बात हो रही है। कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम क्या क्या लिखते हो यार, तुम कैसी कैसी बात करते हो यार तुम। चलो, वो पता है वो जो ब्लर होता है ना, मैं समझ गया, मैंने अभी देखा और मैंने पूछा है ब्लर कैसे होता है टीम से, तो उन्होंने बताया कि जब आप सामने वाले का जो इंटरनेट है ना, जब वो स्लो हो जाता है ना, तो ब्लर होने लगता है। तो आपके इंटरनेट में इशू आते हैं बेटा जब वो ब्लर होता है। चलिए, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। देखो होता क्या है, ये वही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, एक एलिमेंट जो कि ज्यादा ताकतवर है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर लेगा। उसी के कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे कि पीबी और CuCl2। ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ज्यादा रिएक्टिव है आपका लेड। कैसे पता, वो टेबल है ना, लेड ऊपर था, तो लेड क्या करेगा, इसको बोलेगा भाई तू अपने घर जा, और कंपाउंड बना लेगा Cl2, और ये बन जाएगा Cu अलग आ जाएगा, है ना। तो ये आपकी पूरी की पूरी एक तरीके से जो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा उसी की एक दो एक्टिविटीज और हैं, उसको मैं ऐसे लाइन बाय लाइन लिखकर आ गया हूं। एक एक्टिविटी आप और देख लो कि जो AgNO3 का सोल्यूशन होता है ना, उसको जब हम कॉपर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो AgNO3 का जो सोल्यूशन होता है ना, उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है ग्रेइश कलर का। आप यहां पर देख सकते हो, लिखा भी होगा कि उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके ग्रे कलर का उसका सोल्यूशन होता है। बट जब हम उसे कॉपर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बना लेता है, वो बना लेता है आपका कॉपर नाइट्रेट। और सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, बताओ भाई, सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, बताएं, सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा बेटा, फटाफट बताओ। अरे बोलो यार, ऑब्वियस सी बात है, कॉपर की बात हो रही है बेटा। कैसा, ये इसको अगर तुमने गलत दिया ना, ब्लू, हाँ बहुत बढ़िया। ग्रीन कौन लिख रहा है, अरे यार आयरन, तो आयरन आएगा तब ग्रीन आएगा बेटा, कॉपर है, ब्लू 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 ब्लू, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कलरिंग इंपॉर्टेंट है, कभी कभार कलर्स पे सवाल आते हैं। आपको पता तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट हुआ क्या, कलर भी बदला, कलर भी बदला, तो इस वजह से इसको हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरी की पूरी टेबल है जो आपकी रिएक्शन चार्ट है, ये आपको मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा समझा रखा है। अब इससे रिलेटेड एक सवाल देखते हैं, एक थोड़ा टफ सवाल देखते हैं। वैसे टफ सवाल नहीं है तो एनसीईआरटी का ही, बट थोड़ा एक टफ साइड का मुझे ऐसा लगता है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट कहां गया वो सवाल, ये रहा। देखें ये सवाल, देखो इस सवाल को पढ़ो और करने की एक बार कोशिश करो। एनसीईआरटी का सवाल है और थोड़ा टफ सवाल है, लोगों को ने समझ नहीं आ पाता। एक बार देखें और इसको कोशिश करेंगे। मैं जब तक पानी पीता हूं, 2 घंटे 18 मिनट हो गए हैं हमें, बहुत बढ़िया। बेटा ब्लर मेरे एंड से नहीं है, बार बार मैं कितनी बार बोलूं, मेरा गला दुख गया बोल बोल के। चलें, वैसे आज यार तुमने, सच में बता रहा हूं, मतलब आई एम हैप्पी कि तुमने एक नए रिकॉर्ड बनाए हैं, और दिस इज वन ऑफ द आई गेस बिगेस्ट रिकॉर्ड इन एजुकेशन, और ये एजुकेशन हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड है कि एक जगह पर 1,10,000 बच्चे पीक वॉचिंग, एंड बहुत नेक्स्ट लेवल है वो। चलिए, अब मुझे अपने रिकॉर्ड तोड़ने में लगेगा कि मैं अपने खुद के रिकॉर्ड कैसे तोड़ूं यार। चलिएगा शुरू करें, देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, दिमाग लगाएंगे। देखो बोला है 4 अपने कंपाउंड है, 4 अपने मेटल्स हैं। इस टेबल को ध्यान से देखो, ABCD 4 अपने अलग अलग कंपाउंड है, और इस कंपाउंड में आप देखोगे तो पहला अपना यहां पर सोल्यूशन है आयरन सल्फेट का, दूसरा है कॉपर सल्फेट का, तीसरा है जिंक सल्फेट का, और अपना चौथा है किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। अब ध्यान से समझना, बोल क्या रहा है, जब इस मेटल ए को मैंने इस सोल्यूशन में डाला आयरन सल्फेट में, तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। बट जब कॉपर सल्फेट में डाला तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका क्या मतलब है, ये जो एलिमेंट ए है बेटा, ये जो है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होता है, जब ज्यादा ताकतवर है। तो ए एलिमेंट कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, बट आयरन से कम है, है ना, क्योंकि आयरन के साथ तो कोई रिएक्शन ही नहीं परफॉर्म कर पाया। तो इसका क्या मतलब है, आयरन से कम है बट कॉपर से ज्यादा है। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि ए जो है वो आयरन से कम है बट कॉपर से ज्यादा है, तो ए मतलब आयरन और कॉपर के बीच में कोई अपना एलिमेंट है। आगे देखते हैं, अब बी एलिमेंट की बात करते हैं। जब हमने बी को आयरन में डाला तो भैया इसने तो लो यार आयरन को ही डिस्प्लेस कर दिया।
है ना, इसको तो इसने तो आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, बट इसने जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। टेबल याद करो, टेबल याद करो। कैटरीना ने मांगी कार, है ना, ऑल्टो, जेन, फरारी, जेन जेडन ऊपर आता है, तो मतलब जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन जो है वो कम रिएक्टिव है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आयरन को तो डिस्प्लेस कर सकता है, बट भैया जिंक को नहीं कर पाया, जिंक को नहीं कर पाया। ठीक है, आगे देखते हैं। सी एलिमेंट क्या है भैया? सी तो आयरन को ही नहीं कर पाया, ना ही कॉपर को कर पाया। ये तो भाई एकदम फिसद्दी निकला कि ये तो इसको भी नहीं कर पाया, इसको भी नहीं कर पाया। डी देखते हैं। डी तो भैया किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, है ना, किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। ठीक है, जो अपना सी था वो सिर्फ सिल्वर को डिस्प्लेस कर पाया था, और आपको पता है जो सिल्वर है वो तो ऑलरेडी बहुत नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। अब सवाल क्या है, एबीसीडी में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? विच वन ऑफ दी इज द मोस्ट रिएक्टिव? टेल मी, कौन रिएक्टिव है? ऑब्वियस सी बात है, एलिमेंट ए जो था वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया था, बट जो एलिमेंट बी था सिर्फ वही इकलौता है जिसने आयरन को डिस्प्लेस किया, बाकी कोई भी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। है ना बोलो, है ना बोलो, बताएं। सिर्फ इकलौता है ना जो कि आयरन को डिस्प्लेस कर पाया, बाकी तो कोई नहीं कर पाया आयरन को डिस्प्लेस। तो इसका क्या मतलब है कि जो मेरा बी है, जो मेरा बी है बेटा, वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ या ना बोलो। थोड़ा टफ सवाल है, मैं समझ रहा हूं बेटा, बट थोड़ा सा आपको भी ध्यान लगाना पड़ेगा। बताएं, क्लियर? एक मिनट, माइक कहीं हिल गया क्या? आवाज आ रही है क्या बेटा इसमें? ज्यादा नॉइस तो नहीं आ रहा कोई? एक मिनट दो, एक मिनट जस्ट, तुम इसको सॉल्व करो। बी आ रहा है ना सबका? समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्या है इसका? व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट? अगर मैं बी को उठाऊं और कॉपर सल्फेट में डालूं, अरे भाई जब बी ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन कहां पर है? ऊपर, कॉपर कहां है? नीचे। जब उसने आयरन को ही डिस्प्लेस कर दिया तो कॉपर को भी तो डिस्प्लेस कर देगा। तो अगर मैं बी को उठा के कॉपर में डालूंगा तो भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अरेंज दी मेटल ए बी सी डी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है बी, क्योंकि बी ने आयरन को डिस्प्लेस करा, बाकी कोई नहीं कर पाया, बाकी कोई नहीं कर पाया। दूसरा कौन है? दूसरा है आपका ए, क्योंकि ए जो है वो कॉपर को भी डिस्प्लेस कर पाया, बाकी दो तो कॉपर को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाए। फिर आता है आपका कौन सा? सी, क्योंकि सी देखो इसको डिस्प्लेस कर पाया, बट डी तो किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, तो डी तो सबसे लास्ट में। ऑर्डर बन गया बी ए सी डी। ऑर्डर लिख लेंगे बेटा यहां पर। ठीक है, अच्छा सवाल था ना? अच्छा सवाल था ना? आ गया समझ? कोई दिक्कत? बताएं, अगर ये समझ आ गया सवाल तो एक बार ओ और के ओके लिख देंगे, मैं भी देख लूंगा कितने बच्चों को समझ आ गया। ओ और के ओके लिख देंगे। टफ सवाल था, बिल्कुल मान रहा हूं। कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लग रहा है, ऐसे बफरिंग बफरिंग हो रही हो जैसे कि ना, थोड़ा सा मुझे भी ऐसा फील आ रहा है ना? बताएं एक बार ओके लिख के। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत मुझे भी ऐसा फील आ रहा है कि थोड़ा बहुत बफरिंग जैसे हो रही होगी, बट ठीक है ना? आ गया ओके, आ गया, चलो बढ़िया है। हाँ, थोड़े कमेंट आपके मेरे पास लेट पहुंच रहे हैं, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा क्या है, शायद लैग इंक्रीज हो गया है, तो वो गैप गैप की वजह से मेरे पास नहीं पहुंच पा रहा है वो, है ना? चले, चलिए अगला देखते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन एंड वाटर। ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसके सवाल कहीं आते भी नहीं है कि जब भी एक नॉन मेटल उठाएंगे तो वो अपना ऑक्साइड बनाएगा। याद रखना, इसके ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर हमेशा एसिडिक होता है। अगर मैं इसके ऑक्साइड्स को वापस से पानी में रिएक्ट कराऊंगा, मैंने उठाया इसके ऑक्साइड और मैंने इसको पानी में रिएक्ट कराया, तो ये पता क्या बनाएगा? ये बनाएगा एक एसिड। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में अगर मैं रिएक्ट कराता हूं तो क्या बनाता है? ये बनाता है H2CO3, जो कि एक एसिड है। सिमिलरली अगर मैं SO3 को पानी में रिएक्ट कराऊंगा तो ये एक एसिड बनाएगा, जो कि एसिड है अपनी H2SO4। ठीक है, ठीक है, बताएं एक बार, बताएं। मैं एक बार यार लाइव, मेरे को यहां पर ना लाइव आपकी दिख नहीं पा रही है, मैं एक बार देख लेता हूं। चलो चलिए, बहुत बढ़िया, है ना? बताएं, क्लियर?
क्लियर क्लियर, मेरे एंड से सब क्लियर है। वो आपकी मुझे शायद चैट्स नहीं दिख पा रही, इस वजह से मैं सोच रहा हूं, बट ठीक है ना। ये आपकी होती है रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, अब है आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की बारी। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको वैसे पिछले चैप्टर में बता दी एसिडिक बेस के अंदर, जिसके अंदर हमने ये देखा था आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं। जैसे NaCl एक टाइप का क्या आयोनिक कंपाउंड। जब भी आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में कोई भी सवाल पूछे, नमक को इमेजिन कर लेना। जैसे कि इसकी प्रॉपर्टीज देखो, आयोनिक कंपाउंड आर ब्रिटल, नमक की प्रॉपर्टी होती है। आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नमक की बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, याद रहेगा। तीसरी चीज, आयोनिक कंपाउंड जनरली डिसॉल्व इन वाटर, नमक को पानी में मिलाओगे मिल जाएगा, मिल जाएगा। आगे देखते हैं, आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। अगर मैं नमक को सॉलिड में रख के पानी इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, होगी? नहीं होनी, नहीं होनी, नहीं होनी ना, हाँ नहीं होनी। पर नमक को अगर पानी में मिलाऊं तब इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, हो जाएगी। तो सारी प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड, अगर तुम्हें याद ना है, नमक की प्रॉपर्टीज याद कर लेना, सारी की सारी याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आ चुका है, जो कि है अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अलग अलग टाइप के जो मेटल्स हैं उनकी अकरेंस कैसे होती है, मेटलर्जी क्या होती है, मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं। और आपके एग्जाम में कम से कम नहीं तो 6 से 7 नंबर के सवाल इस पोर्शन से आएंगे, अकरेंस ऑफ मेटल से। तो कृपया करके नेहा सुनैना को टेक्स्ट करना बंद कर दीजिए, राहुल को टेक्स्ट करना बंद कर दीजिए, और अपने फोकस को केंद्रित कर लीजिए मेरे ऊपर नहीं, इसके ऊपर, ठीक है। चलो, अकरेंस ऑफ मेटल। मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या होता है? एक ब्रांच है ना। अगर आप किसी बाद में जाकर आप किसी IIT वगैरह में जाओगे तो मेटलर्जी करके एक ब्रांच होती है वहां पे भी, ठीक है। तो ये एक ब्रांच है जिसके अंदर हम मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स कुछ नहीं होते, जो नेचुरली अकरिंग जो सब्सटेंस होता है ना, उसको हम बोल रहे होते हैं क्या? मिनरल्स। बट ओर्स क्या होते हैं? ओर्स कुछ नहीं है, ओर्स इज अ टाइप ऑफ मिनरल। मान लो मिनरल ऐसा है, मिनरल का एक छोटा सा पार्ट जिसके अंदर जो मेटल है ना, जो मेटल हमें चाहिए, उस मेटल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो मिनरल का एक छोटा सा पार्ट जिसके अंदर जो मेटल है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं ओर, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, और क्या है? एक टाइप का मिनरल ही है, एक पार्ट ऑफ मिनरल है दैट हैज हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अगला क्या है? गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं? गैंग पार्टिकल्स होती हैं इंप्योरिटीज। अब भैया मिनरल है ना, इसके अंदर मेटल है, तो मेटल के अंदर, मेटल के आसपास में कुछ इंप्योरिटीज भी होंगी ना, तो वही तो इंप्योरिटीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स कुछ नहीं होता, इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर के अंदर जो इंप्योरिटीज है वो है गैंग पार्टिकल। अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ इन गैंग पार्टिकल्स को टाटा बाय बाय गुड बाय करना है। हमें बोलना है, सुन मेरी बात, चल जा, ठीक है। हमें बस इनसे बोलना है अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू कि भाई जितने भी गैंग पार्टिकल्स हैं उनको अपने से दूर करो, और हमें क्या चाहिए? हमें मेटल चाहिए, मेटल जरूरी है, तो मेटल हमें आज चाहिए। आगे देखते हैं। चलिए, कुछ टाइप के ओर्स हैं, सबके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जिसके याद करने होंगे आगे बता दूंगा। देखो बहुत सारे ओर्स हैं, जैसे कि ऑक्साइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स, कार्बोनेट ओर्स। आप देख सकते हो एल्यूमिनियम के ओर को हम बॉक्साइड बोलते हैं, कॉपर के क्यूपराइड बोलते हैं, बहुत सारे ओर्स हैं। जिसके नाम याद करने हैं वो मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। सब्र रखेंगे, धैर्य रखेंगे, पढ़ते चलेंगे। आए, अब देखो, अब मेरे पास है ओर, अब मुझे उस ओर से चाहिए भैया मेटल, मुझे चाहिए मेटल। अब मैं सोच रहा हूं मेटल कैसे निकालूं। तो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं, और यहीं से सवाल बनता है क्या प्रोसेसेस हैं, क्या स्टेप्स हैं। अब सुनेंगे ध्यान से बेटा, बिल्कुल फोकस के साथ। पहला स्टेप, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, है ना। ये वो क्रश नहीं है, मुझे पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्रश करना, ना, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? ओर को लेते हैं, उसे क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, जिससे कि जितनी भी इंप्योरिटीज होती हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, वो निकल जाते हैं। तो पहला हमारा प्रोसेस है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, स्टेप वन। आगे देखते हैं स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर्स। अच्छा, एक स्टेप 2 तो निकल ही गया, सॉरी, स्टेप 2 यही होगा, हाँ ये स्टेप 2 है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जितने भी इंप्योरिटीज हैं उनको हम अलग अलग मेथड्स के थ्रू निकाल रहे होते हैं। आप बस नाम याद रखो, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। पहला क्या होगा? ग्राइंडिंग क्रशिंग। दूसरा हो गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। अब मेरे पे ओर आ गया कंसंट्रेटेड वाला, अब मुझे मेटल निकालना है। अब आती है असली चुनौती, अब मैं मेटल कैसे निकालूंगा? तो मैं क्लासिफाई कर रहा हूं, मेरे पास 3 प्रकार के मेटल होंगे, जैसे कि 3 प्रकार के स्टूडेंट होंगे। एक वो जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, एक वो जिसको कुछ नहीं आता, एक वो जो कि कुछ थोड़ा बहुत आता है। सिमिलरली मेटल है भैया 3 प्रकार के। पहला मेटल बोलता है
कि भाई जिसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, हाई रिएक्टिविटी। दूसरे हैं मिड रिएक्टिविटी वाले, और तीसरे हैं लो रिएक्टिविटी वाले। ये रे लो रिएक्टिविटी है, हाई रिएक्टिविटी है, मिड रिएक्टिविटी। ठीक है, इन तीनों के लिए अलग अलग प्रोसेसेस को हम यहां पर यूज कर रहे होंगे, और वही प्रोसेसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार मैं आपकी चैट्स को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। अगर मुझे आपकी चैट्स, क्योंकि मुझे थोड़ी देर से आपकी चैट्स विजिबल नहीं है, यूट्यूब भैया भी थक चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि भैया 1 मिनट रुकेंगे। एक मिनट रुकेंगे। यूट्यूब भैया भी कह रहे हैं कि भैया कितना पढ़ाओगे, कितना पढ़ाओगे, कितना पढ़ाओगे। 1 मिनट रुको। डन, दिख रहा हूं? हाँ, अब तुम्हारी चैट दिख रही है मुझे। बीच में कुछ वो तो नहीं आया था ना बेटा? बीच में कहीं अपन ऐसा तो नहीं हुआ था ना, कोई दिक्कत विक्कत आ गई हो? ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भैया आप अच्छा पढ़ाते हो, शुक्रिया शुक्रिया। चलें तो चलिए, अब सुनते हैं। भैया नींद आ रही है बेटा, नींद उड़ा दूंगा यार, तुम खुद याद करो, पेपर में नंबर नहीं आए तो नींद वैसे ही उड़ जाएंगे। चलो अब हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे। क्या क्या प्रोसेसेस हम पढ़ने वाले हैं, एक टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं, बस उस टेबल को याद कर लो, दिमाग के अंदर घुसा लो, उस टेबल से सारे के सारे आपके आंसर बन जाएंगे। ये टेबल है बड़ी इंपॉर्टेंट। देखो, हमने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लिया है। सबसे पहली कैटेगरी ऑफ दोज एलिमेंट दैट हैज लो रिएक्टिविटी। ठीक है, लो रिएक्टिविटी। अगर कोई एलिमेंट है जिसकी रिएक्टिविटी लो है, जैसे कि कॉपर। अब लो रिएक्टिविटी वालों के साथ मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, याद रखना, जितने भी लो रिएक्टिविटी के एलिमेंट होते हैं उनके साथ सल्फाइड की इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। जो आपका सल्फर है ना, सल्फर किसके साथ दोस्ती करता है, लो, जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं, जैसे कि कॉपर। कॉपर के साथ सल्फाइड दोस्ती कर लेता है, कहता है कि भाई मैं तेरे साथ रहूंगा, और ये जो सल्फाइड और है इसी को मुझे हटाना है। जो मिड रिएक्टिविटी वाले होते हैं, मिड रिएक्टिविटी वालों के साथ दो लोग दोस्ती करते हैं, एक है अपना कार्बोनेट और एक है अपना सल्फाइड और। दोनों दोस्ती करते हैं, सल्फाइड भी करता है, कार्बोनेट भी करता है। ठीक है, इन दोनों को निकालने का अलग अलग प्रोसेस है। और जो आपके हाई रिएक्टिविटी वाले हैं उनको तो हम सिमिलरली बहुत आसान प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से रिमूव कर देते हैं। इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है, इनको देखते हैं। अब देखो, जो कि लो रिएक्टिविटी वाले हैं इनके पास है सल्फाइड और। अब भाई सल्फर क्या है, सल्फर को मुझे हटाना है, किसी भी तरीके से मुझे हटाना है। या तो मैं सल्फर की जेब में 10 रुपए रख दूं कि भाई चला जाए यहां से, पर वो मैं कर नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा रोस्टिंग। ये वो वाली रोस्टिंग नहीं है जो कि मैं क्लास में तुम्हारी करता हूं, ठीक है, ये दूसरी वाली रोस्टिंग है। इस रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ओर को जलाते हैं। ओर को बोलते हैं भैया जल, ठीक है, ऑक्सीजन दे दिया, अब तू जलते जा जलते जा जलते जा। ये क्या कहलाता है, वो कहलाता है रोस्टिंग। ठीक है, आगे समझ में, अभी समझा दूंगा वैसे रोस्टिंग और डीपली। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, मेटल आपका वहां से निकल के आ जाता है। सिमिलरली जिनकी मीडियम रिएक्टिविटी है, अगर सल्फाइड और है तो रोस्टिंग तो करनी पड़ेगी, रोस्टिंग तो इंपॉर्टेंट है ना। और उसके बाद क्या करते हैं, यहां पर एक रिडक्शन भी होता है, रिडक्शन का भी एक प्रोसेस होता है, वो मैं आपको समझा दूंगा। अब देखो, अगर कार्बोनेट है, अगर और जो है वो कार्बोनेट है, कार्बोनेट बोलता है कि भाई मैं नहीं करा रहा रोस्टिंग वोस्टिंग, मुझे कोई नया प्रोसेस दो। तो मैंने उसको एक नया प्रोसेस दे दिया जो कि है कैल्सिनेशन। तो मुझे कैल्सिनेशन क्या है, मैंने कैल्सिनेशन भी सेम रोस्टिंग की तरह करा है, बट कैल्सिनेशन के अंदर ऑक्सीजन नहीं देता। मैं कहता हूं कि सुनो, मैं ना तुम्हें गर्म करूंगा, हीट करूंगा, बट मैं तुम्हें ऑक्सीजन नहीं दूंगा, ऑक्सीजन नहीं दूंगा। तो कैल्सिजन, कैल्सिनेशन और आपका रोस्टिंग, इनके अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर हीटिंग है, रोस्टिंग के अंदर ऑक्सीजन है, कैल्सिनेशन के अंदर नहीं है। ठीक है, पहले डिफरेंस समझ गए। एक बार हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के अंदर जो पूरी डिफरेंस की टेबल है वो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी रहेगी। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ये आपके डिफरेंस है, ध्यान से देख लो। पहली चीज क्या है, रोस्टिंग के अंदर हमें ऑक्सीजन देते हैं, दूसरे कैल्सिनेशन के अंदर ऑक्सीजन नहीं देते। अगली चीज, दिस इज यूज्ड फॉर सल्फाइड और, सल्फाइड और के लिए रोस्टिंग करते हैं, और कैल्सिनेशन किसके लिए करते हैं, कार्बोनेट और के लिए करते हैं। अगली चीज, रोस्टिंग के अंदर SO2 गैस निकलती है भैया, क्या कौन सी गैस निकलती है, SO2। और कैल्सिनेशन के अंदर कौन सी निकलती है, कैल्सिनेशन के अंदर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 3 पॉइंट्स आर लिटरली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिफरेंस बार बार पूछा जाता है, बार बार आएगा सवाल कि भाई रोस्टिंग कैल्सिनेशन में डिफरेंस बता दो, तुम्हें पता होना चाहिए तीनों के तीनों पॉइंट। चलिए, यहां पर वो कहानी आ गई थी हमारी, ठीक है, रोस्टिंग कैल्सिनेशन हम पढ़ रहे थे। एक बार वापस से आ जाते हैं। अरे भैया कहां पहुंच जाते हैं हम, कहां पहुंच गए हम, जल्दी पहुंचा दो हमें, हमें पहुंचना था यहां पर। हाँ ठीक है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग के अंदर डिफरेंस पता चल गया। ठीक है,
हाई रिएक्टिविटी वालों को तो लास्ट में पढ़ेंगे। अब देखते हैं बेसिकली कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ बेसिक एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है कॉपर का केस, देखते हैं। अब देखो, अब ये जितने भी ओर हैं इनके नाम तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि अपना पहला ओर है क्या, Cu2S। ये क्या होता है, ये होता है कॉपर पाइराइट। क्या होता है, कॉपर पाइराइट। पहले दो स्टेप तो सबके लिए सेम है। पहला स्टेप क्या है, क्रशिंग ग्राइंडिंग, क्रशिंग ग्राइंडिंग। दूसरा क्या है, इनरिचमेंट ऑफ ओर। तीसरा प्रोसेस यहां पर क्या है, सल्फाइड। सल्फाइड को क्या करूंगा मैं, सल्फाइड को करूंगा मैं रोस्ट। क्या करूंगा भैया, रोस्ट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये आपको नाम याद रखना है, कॉपर पाइराइट। रिएक्शन आपको याद रखनी है, जिससे कि क्या बनता है, आपका बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। गैस कौन सी रिलीज हो जाती है, SO2। कौन सी गैस रिलीज हो जाती है, SO2। अब अगला प्रोसेस क्या है, मैंने आपको बताया था अगला प्रोसेस होता है सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन क्या होता है, खुद से ही खुद की मदद लेकर रिड्यूस हो जाना। जैसे कि कॉपर क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड आ गया, अब खुद की मदद से Cu2S की मदद से क्या करता है, कॉपर को अलग कर लेता है, कॉपर को अलग कर लेता है। ये होता है सेल्फ रिडक्शन। ये जो कॉपर का केस है, मैं ये नहीं बोल रहा सब कुछ याद रखो, बट मैं बोल रहा हूं जो मैं आपको इंपॉर्टेंट केसेस बता रहा हूं, जैसे कॉपर का, कॉपर पाइराइट का पूरी की पूरा केस आपको याद रहना चाहिए। सिमिलरली एक और केस है, एक और केस है जो कि हमारा किसका, Hg का। Hg का एक और केस है, आप देख सकते हो यहां पर, ये Hg का, मरकरी का एक केस है। मरकरी का जो सल्फाइड ओर है उसको हम बोलते हैं सिनाबार। नाम बेटा याद रखेंगे, इस पे सवाल बार बार पूछा जाता है, सिनाबार। सिनाबार क्या होता है, सल्फाइड ओर ऑफ किसका, मरकरी, HgS। क्या करूंगा मैं, रोस्टिंग करूंगा। कैसे करूंगा मैं, ऑक्सीजन से हीट करी, क्या बन गया, HgO। अब क्या करूंगा, वही सेल्फ रिडक्शन कर लूंगा, सेल्फ रिडक्शन कर लूंगा और Hg आपका बाहर आ जाएगा। नाम याद रखना सिनाबार, और नाम याद रखना कॉपर पाइरेट। मैं ज्यादा नाम याद नहीं रह रहा हूं, बस जितने भी करवा रहा हूं वो बेटा एकदम आपको शिद्दत से याद होनी चाहिए। कोई भी आप नाम उनमें से भूलोगे नहीं, क्योंकि भूल गए फिर मेरे पास मत आना, भैया वो ना सवाल बन नहीं पाया हमसे। ठीक है, चलो ये हो गया आपका लो रिएक्टिविटी वाला। अब देखते हैं मीडियम रिएक्टिविटी वाला। मीडियम रिएक्टिविटी क्या है, मीडियम रिएक्टिविटी है जैसे कि जिंक। जिंक मीडियम रिएक्टिविटी में आता है। तो जिंक के ना दो ओर होते हैं, एक होता है सल्फाइड ओर, एक होता है कौन सा, कार्बोनेट ओर, दोनों होते हैं। तो देखते हैं, पहला है अपना सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर को हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड, नाम याद रखना है। और आपके कार्बोनेट ओर को बोलते हैं कैलामाइन। क्या बोलते हैं, कैलामाइन। ठीक है, कैलामाइन। जब भी सल्फाइड है क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर देंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर देंगे। और जब भी आपका कार्बोनेट है, कार्बन ओर है, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे, ऐसे हीट कर देंगे। नो क्लियर, क्लियर। आई होप ये रिएक्शंस आपको विजिबल है, आई होप ये रिएक्शंस आपको विजिबल है बेटा। ये रिएक्शन विजिबल है क्या भैया, कब तक चलेगी क्लास, जब तक ताकत है। देखो हार नहीं माननी है, नहीं नहीं है विजिबल, नो। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं बेटा, अब लो, ठीक है, अब लो बस, अब क्लियर, अब क्लियर। ठीक है, ZnS 3H2O 3O2 ZnO और SO2, ये आपका क्या है, कैलामाइन, ये आपका जिंक ब्लेंड। तो ये हो गए जिंक के एग्जांपल। जिंक आता है मीडियम रिएक्टिविटी में, कैल्सिनेशन ये वाला प्रोसेस है, रोस्टिंग ये वाला प्रोसेस है। हमने तीन एलिमेंट को पढ़ा, कॉपर का याद रखना है, मरकरी का याद रखना है, जिंक का याद रखना है। चलिए बेटा बहुत बढ़िया, आई होप यहां तक एकदम सबको क्लियर हो गया होगा जिंक का। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैंने आपको बताया था कि जो अपने लो रिएक्टिविटी वाले हैं वो तो सेल्फ रिडक्शन कर लेते हैं, वो तो खुद से ही कंबाइन होकर रिडक्शन कर लेते हैं। बट जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं ना, उनको रिड्यूस कराने के लिए, अब ये मत पूछना रिडक्शन क्या बात चल रही है, रिडक्शन में पढ़ा चुका हूं बेटा पहले। उन्हें रिड्यूस कराने के लिए दो प्रोसेसेस होते हैं, और इसमें से सवाल बार बार पूछा जाता है। मैंने इसलिए बोला था चैप्टर मेटल नॉन मेटल कार्बन कंपाउंड से भी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये सबसे कंफ्यूजिंग है, और बच्चों को लगता है कार्बन कंपाउंड मुश्किल है। मैं बोलता हूं इसको पढ़ो, नंबर तो यहां पर पढ़े हुए हैं सारे के सारे। देखें, दो प्रोसेसेस होते हैं, ध्यान से सुन लेना। हम क्या करा रहे हैं, मीडियम रिएक्टिविटी वालों को रिड्यूस करा रहे हैं। पहला प्रोसेस होता है स्मेल्टिंग। क्या होता है बेटा, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है, हम कार्बन की मदद लेते हैं, कार्बन की मदद से हम क्या करते हैं, रिड्यूस करवाते हैं। जैसे कि ZnO है, जैसे कि रिएक्शन अगर आपको नहीं विजिबल तो मैं लिख देता हूं, ZnO प्लस कार्बन, कार्बन को ऐड कर दिया, क्या हो गया, स्मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा स्मेल्टिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोल रहे होते हैं, CO2 बना दिया, CO आएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, स्मेल्टिंग। ऑक्साइड ओर को ऑक्साइड हटाकर Zn अकेला आ गया, अकेला बन गया, स्मेल्टिंग। क्लियर। अगला देखो, अगला है आपका एल्यूमिनोथेरेपी। अब देखें,
ये आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप स्मेल्टिंग आपने याद कर लिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको नाम याद रखना है वो है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन पे आपने देखा होगा, आपके स्कूल के अंदर भी बहुत बार सवाल आया होगा, भैया ब्राइटनेस कम कर दो। यार इससे कम ब्राइटनेस में करूंगा तो मुझे ही नहीं दिखेगा बेटा, इससे कम नहीं कर पाऊंगा यार मैं अब। आई होप ये विजिबल है ना। चलो अब सुनो मेरी बात, क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया पहला तो वो तो आपको याद रखना ही है। इसके अंदर आप एक नाम याद रखो जो कि है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, आपने पटरियां देखी हैं, रेल की पटरियां, वो कभी कभार पटरियां खराब हो जाती है ना, तो जो जोड़ने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, थर्माइट रिएक्शन। रेलवे ट्रैक्स के अंदर यूज किया जाता है थर्माइट रिएक्शन। इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, एल्यूमिनियम की मदद से आयरन को क्या कर रहे होते हैं, अलग कर रहे होते हैं ऑक्सीजन से। रिएक्शन क्या होती है, Fe2O3 प्लस Al इज इक्वल्स टू Fe प्लस Al2O3। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, थर्माइट रिएक्शन कहां पर यूज आती है, रेलवे ट्रैक्स के अंदर। ये सवाल अगर एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आ गया तो मत बोलना भैया ने बताया तो था बट मैं इनमें याद नहीं कर पाया, मेरे को लगा कि ये थोड़ा ना पूछा जाएगा। ये पूछा गया है बेटा बहुत बार, है ना, ये पूछा गया है। एंड बस मैं इतना बोलूंगा कि यार तुम अभी तक यहां पर हो, इसका ये सबूत है कि तुम पढ़ना चाहते हो। क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे अभी और समय बीतेगा, बच्चे हटते जाएंगे हटते जाएंगे हटते जाएंगे हटते जाएंगे, बट तुमने शुरू में कसम खाई थी, एक प्लेज ली थी कि यार साइंस का पेपर फोड़ना है, साइंस के पेपर में मचाना है। और मैं तुम्हारा पूरा दिन नहीं ले रहा हूं, मैं तुमसे बोलता हूं रात को मुझे 3 से 4 घंटे दे दो, सुबह तुम खुद रिवाइज करो, सैंपल पेपर लगाओ, मेरे पास आओ, रात को पूरे के पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करो। बस इतना काम है, इतना करना होता है। चलो देखें, ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया, लो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव। अब हम लो रिएक्टिव मिड रिएक्टिव, अब हम बात कर लेते हैं हमारी हाई रिएक्टिव। उनको तो हमने छोड़ ही दिया था, उनके बारे में तो हम भूल ही गए थे। हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक सोडियम, सोडियम हाई रिएक्टिव है, उसका कंपाउंड क्या है, NaCl। अब अगर मुझे NaCl में से Na को अलग करना है तो मैं क्या करूंगा, अरे वही इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, कितनी बार तो बताया है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है, जिसके अंदर हम एक कैथोड लेते हैं, कैनोड लेते हैं। याद आ गया, पहले चैप्टर में हमने तो पढ़ लिया था। ये डायग्राम भी आपको दिखा देता हूं, आपको याद आ जाएगा, है ना, याद आ गया। पानी में हम मिलाते हैं और फिर 2 रॉड डालते हैं, कैथोड एनोड लेते हैं। याद रखना कि जो आपकी जो गैस है Cl, क्लोरीन गैस एनोड पे बनती थी, और जो आपकी सोडियम था वो कहां बनता था, वो कैथोड पे बनता था। वही सिमिलर, वही कहानी, वही बार बार दोहरा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जांपल है वो है NaCl का, और वो हम ऑलरेडी पहले इसी सेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, बार बार पूछा जाता है। अरे स्टार ही मार्क नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, आगे आ जाए। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। यहां तक पूरा हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब एक आखिरी प्रोसेस है, आखिरी प्रोसेस होता है प्योरिफिकेशन। अब मुझे उस मेटल को ना पूरी तरीके से प्योरीफाई करना है, मुझे चाहिए एकदम बेस्ट क्वालिटी ऑफ मेटल, 24 कैरेट का सोना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन। वो किससे आता है, वो आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसको नाम याद कर लो बेटा, इसको नाम कर, प्रैंक कॉल, प्रैंक कॉल बोला ना लास्ट में करेंगे ठीक है, इसको नाम याद कर लो, इसका क्या है, प्रैंक कॉल। प्रैंक कॉल बोल रहा हूं, मेरे दिमाग में लगा दिया तुमने प्रैंक कॉल यार, बोल बोल के इतने कमेंट आ गए प्रैंक कॉल। रुको रुको रुको, हाँ क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पे बार बार सवाल पूछा गया। तुम बोलोगे भैया आप तो सारे टॉपिक के लिए बोल रहे हो, बार बार सवाल पूछा गया, ये चैप्टर में से पूछा जाता है, मैं भी क्या करूं। अब समझना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से इसको समझ भी लेना। देखो इसके अंदर होता क्या है ना, बहुत ध्यान से समझ लेना। हम क्या करते हैं, एनोड पे हम क्या करते हैं, एनोड पे इंप्योर मेटल लेते हैं, जैसे कॉपर का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो इंप्योर मेटल लेते हैं, इंप्योर मेटल की एक शीट लेते हैं, ठीक है। और कैथोड पे, ये आपका कैथोड, इसके ऊपर मैं एक प्योर एक वो लेता हूं, मेटल की पूरी एक रॉड लेता हूं, ठीक है। अब मैं इस सोल्यूशन के अंदर क्या करता हूं, सोल्यूशन में लेता हूं CuSO4 का। याद रखना यहां पर सोल्यूशन पानी नहीं होता, यहां पर सोल्यूशन होता है CuSO4, तभी आपको ब्लू कलर का भी दिख रहा होगा, ठीक है। CuSO4 का मैं सोल्यूशन लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं वही इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो है ना इंप्योर मेटल, इसके जो इंप्योर पार्टिकल्स है ना, इंप्योर पार्टिकल्स, वो क्या होता है ना, वो ऐसे 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 क्या करते जाते हैं, नीचे आते जाते हैं, नीचे आते जाते हैं, नीचे आते जाते हैं। ये क्या कहलाता है, ये आपका है पूरा का पूरा। और जो आपकी ये जो प्योर मेटल है, ये जो आपका जो प्योर मेटल है, इसके ऊपर जितने भी जो प्योर सब्सटेंस है ना इस कॉपर मेटल के, वो यहां पर जुड़ते जाते हैं, और ये मोटा होता जाता है, ये थिक होता जाता है, ठीक है। ये थिक होता जाता है, इंप्योर पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं, और जो प्योर पार्टिकल है वो इसके ऊपर चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, और ये मोटा हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन।
याद रखेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सवाल आता है ना, कि रिफाइनिंग हम कैसे करते हैं, और प्रोसेस समझाओ पूरा का पूरा। डायरेक्टली सवाल आ जाता है इस प्रोसेस पे, डायरेक्टली इस पे सवाल आ रखा है, बहुत बार आ रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पे कि यार बताओ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग विद एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये डायग्राम बनाना है, और ये पूरी की पूरी जो मैंने आपको समझाई है वो आपको वहां पर समझाकर आनी है। कॉपर का एग्जांपल लेंगे, कॉपर हमारे सिलेबस के अंदर है, ठीक है। यार तुम बंद कर दो प्रैंक कॉल करना, मैं सच बता रहा हूं, मैं इतनी बार प्रैंक कॉल पढ़ लिया ना, मेरे दिमाग में बैठ जाएगा वो, फिर मैं पढ़ाने में बीच बीच में वो कर लूंगा, प्रैंक कॉल ही बोलने लगूंगा, ठीक है, ठीक है, चले, है ना, ठीक है, ठीक है, करें, आगे बढ़े, बताओ। अगर यहां तक क्लियर है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम समझ चुके हैं, तो एक बार बता दो। चलो एक बार कोरोजन समझते हैं, फिर आपसे ओके 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 पूछूंगा। पहले एक बार कोरोजन समझ लेते हैं। कोरोजन हम वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोरोजन क्या था, याद आ गया? कि धीरे धीरे जो मेटल्स होते हैं वो उसके साथ रिएक्शंस होते रहते हैं अलग अलग कंपाउंड के, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, जैसे कि हमने आयरन का केस पढ़ा था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर के अंदर, है ना। तो कोरोजन आपको पता है कोरोजन क्या होता है, बट इस चैप्टर के अंदर आपको प्रिवेंशन पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन है। पहला प्रिवेंशन क्या है? पहला प्रिवेंशन है पेंटिंग ऑयल और ग्रीस। ये तो आपको पता है, हम क्या करते हैं दीवारों के अंदर पेंट, मतलब दीवारों के ऊपर बोल रहा हूं, मेटल्स के ऊपर पेंट कर देते हैं ताकि कोरोजन ना हो। उसके अलावा एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो आयरन होता है उसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसके ऊपर हम जिंक की एक कोटिंग लगा देते हैं। मान लो आयरन है, इसके ऊपर मैं करूंगा जिंक लगा दूंगा, बहुत सारा जिंक की एक प्लेटिंग कर दूंगा ऊपर से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अगला देखते हैं क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग क्या है? एक मेटल होता है आपका क्रोमियम, उस क्रोमियम मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं दूसरे के ऊपर। डीप में नहीं पूछे जाते, डेफिनेशन अगर आएंगी तो आएंगी, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सुनते जाओ। अगला देखो एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग का एक बड़ा ही प्यारा एग्जांपल है एल्यूमिनियम। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कोरोजन से प्रिवेंट होता है बाय द हेल्प ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड। क्या बोल रहा हूं मैं? एक ऐसा एलिमेंट जो कि कोरोजन से प्रिवेंट होता है, कैसे? बाय द हेल्प ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्या करता है? एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ही Al2O3 की एक लेयर बना देते हैं। अब वो जो लेयर है ना, वो से प्रिवेंट करती है बाकी चीजों से, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम का बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम इतना खास क्यों है, और ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि खुद के ऑक्साइड से खुद को बचाता है कोरोजन से। तो याद रखना वो है एल्यूमिनियम, ठीक है। और एनोडाइजिंग भी वही प्रोसेस है कि हम एक ऑक्सीडाइड की एक ऑक्सीजन की एक लेयर लगा देते हैं ऊपर टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। अगला देखते हैं अलोइंग। अलोइंग क्या होता है यार? हम ना अलग अलग एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं और एक नया ही एलिमेंट बना देते हैं, जैसे कि स्टील। एक टेबल भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये टेबल आप देख सकते हो, ये टेबल आप एक बार पढ़ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एमसीक्यू सवाल पूछ लेता है। जैसे कि स्टील है, स्टील किससे बनता है? आयरन और किससे? आपका कार्बन से। आयरन कार्बन मिले क्या बनाया? स्टील बनाया, जो कि हम स्टील यूज कर रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई वही है ना, अलॉय है एक तरीका है। अगला देखते हैं स्टेनलेस स्टील, फिर है ब्रास, फिर है ब्रॉन्ज। अब देखो सब याद करो ना करो, मैं दो बता देता हूं। एक तो है स्टील, याद रखना स्टील इन दोनों चीजों से बन रहा होता है, और एक आपको याद रखना है सोल्डर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर स्टार मार्क कर लो, सोल्डर के ऊपर स्टार मार्क कर लो, और ब्रास पे भी। ये तीन तो बेटा याद कर लेना, स्टील, ब्रास और सोल्डर, ये तीन याद कर लेना, क्योंकि मेजरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर जितना मैंने देखा है सवाल भैया इसी पे आता है ना। तो पहला है अपना स्टील, स्टील आपको पता है Fe+C। ब्रास किससे बनता है? ब्रास बनता है Cu+Zn। और आपका सोल्डर किससे बनता है? लेड प्लस Sn, ठीक है। क्लियर? बताओ जल्दी जल्दी बनाए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इन तीन पे ही आता है मेजरली सवाल, है ना। बताएं, जल्दी बताएं, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अगर यहां तक समझ आ गया तो एक बार ओवर के ओके लिख देंगे। नहीं